नमस्कार दोस्तों। तो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट हिंदी एलपीटी वालों के लिए इस वीडियो में हम जो है 25वें नंबर का मॉक टेस्ट करेंगे। और इससे पहले ही हम 24 मॉक टेस्ट कर चुके हैं। तो आपने यदि उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। और जो दूसरी लैंग्वेजेस में एलपीटी देंगे उनके लिए भी मैंने अभी तक 3 मॉक टेस्ट करा चुके हैं। तीनों ही अनसीन पैसेज हैं। तो जो दूसरी लैंग्वेज में मॉक टेस्ट एलपीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो उन मॉक टेस्ट को देख सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ हिंदी डिक्टेशन वर्ड्स करेंगे, जिनका आपको हिंदी में स्पेलिंग तो लिखना ही है, साथ ही उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैं आपको 5-5 शब्द कहूँगा, उसका आपको इंग्लिश हिंदी में स्पेलिंग लिखनी है और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन लिखना है उसी के साइड में। तो अब मैं आपको शब्द कहने जा रहा हूँ। तो आपका पहला शब्द है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार। आपका अगला शब्द है शर्त। शर्त। आपका अगला शब्द है अधिकोष। अधिकोष। आपका अगला शब्द है महाभियोग। महाभियोग। और आपका अगला शब्द है निरीक्षण। निरीक्षण। तो चलिए देखते हैं इन शब्दों को कैसे लिखा जाएगा। तो मैंने आपको पहला शब्द कहा था भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। ये षटकोण का है, आधा रहेगा ये, और ट और च में आ की मात्रा आएगी। और इसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन बन जाएगा करप्शन। करप्शन। तो ये हो जाएगा आपका पहला शब्द। अब चलिए अगला शब्द देखते हैं। तो अगला शब्द है हमारे पास शर्त। शर्त। तो शर्त कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बन जाएगा बैट। बैट या फिर कंडीशन भी बोल सकते हैं आप। तो इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द था अधिकोष। तो अधिकोष को इस प्रकार लिखा जाएगा, ध में छोटी की मात्रा आएगी और अधिकोष को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका इंग्लिश में बन जाएगा वर्ड बैंक। बैंक या फिर ट्रेजरी भी कह सकते हैं। ट्रेजरी। तो इन दोनों में से अगर आपने लिखा है तो वो सही हो जाएगा। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द था हमारे पास महाभियोग। तो महाभियोग कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, भ में छोटी की मात्रा आएगी और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो हो जाएगा इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मतलब किसी को किसी के पद से हटाना, तो उसे इम्पीचमेंट कहेंगे। प्रेसिडेंट का आपने इम्पीचमेंट सुना होगा। तो उसमें प्रेसिडेंट को उनके पद से हटा देते हैं अगर वो कोई संविधान के अनुसार काम नहीं करते हैं तो ये था आपका अगला शब्द। अब चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हमारे पास निरीक्षण। निरीक्षण। तो निरीक्षण को जिस प्रकार लिखा जाएगा, न में छोटी की मात्रा आएगी और र में बड़ी की मात्रा आएगी। और इसको जो इंग्लिश में कहेंगे वो है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन। तो ये बन जाएंगे आपके पहले के 5 शब्द। अब मैं आपको अगले 5 शब्द कहता हूँ। तो आपका अगला शब्द है प्रतिकार। प्रतिकार। आपका अगला शब्द है नवागंतुक। नवागंतुक। आपका अगला शब्द है निष्कलंक। निष्कलंक। आपका अगला शब्द है पक्षाघात। पक्षाघात। और आपका अगला शब्द है विध्वंस। विध्वंस। तो चलिए देखते हैं इन शब्दों को कैसे लिखा जाएगा। तो मैंने आपको पहला शब्द कहा था प्रतिकार। तो प्रतिकार जो है कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा और इसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन बनेगा वो होगा रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन यानी बदला लेना। तो इसका ये अर्थ बन जाएगा। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हमारे पास नवागंतुक। तो नवागंतुक कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, ग में आम की बिंदी आएगी और त में छोटा ऊ की मात्रा आएगी। और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो बन जाएगा न्यू कमर।
न्यू कमर। तो ये इसका अर्थ हो जाएगा। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं। तो अगला शब्द मैंने आपको कहा था निष्कलंक। तो निष्कलंक कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा और इसका जो है ट्रांसलेशन बनेगा वो होगा स्पॉटलेस। स्पॉटलेस कह सकते हैं या फिर फ्लॉलेस। फ्लॉलेस, इसने कोई गलती नहीं की, ये निष्कलंक है, फ्लॉलेस। तो ये हो जाएगा आपका अगला शब्द। अब चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द था हमारे पास पक्षाघात। तो पक्षाघात कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, ये कक्षा वाला श है, आप ध्यान रखिएगा, और ये घ है। तो ये बनेगा पक्षाघात, और इसको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो बन जाएगा पैरालिसिस। पैरालिसिस, ये आप जानते होंगे, एक बॉडी की कंडीशन का नाम है जिसमें आधा हिस्सा जो है बॉडी का काम नहीं कर पाता। तो इसको हम हिंदी में पक्षाघात कहेंगे। तो ये थे आपके शब्द। अब चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द था हमारे पास विध्वंस। तो विध्वंस कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, वो में छोटी की मात्रा आएगी, ध यहाँ पे आधा रहेगा, आप ध्यान रखिएगा। और इसका जो है इंग्लिश में ट्रांसलेशन बन जाएगा डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन। तो ये थे आपके अगले 5 शब्द। अब मैं आपको अगले 5 शब्द कहूंगा, तो उसको आप लिख लीजिएगा। तो आपका अगला शब्द है मंजुल। मंजुल। आपका अगला शब्द है भुगतान। भुगतान। आपका अगला शब्द है प्रफुल्लित। प्रफुल्लित। आपका अगला शब्द है भंगिमा। भंगिमा। और आपका अगला शब्द है विनीत। विनीत। तो चलिए देखते हैं इन शब्दों को कैसे लिखा जाएगा और इनका ट्रांसलेशन क्या बनेगा। तो मैंने आपको पहला शब्द कहा था मंजुल। तो मंजुल कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, ज में छोटा हो की मात्रा आएगी, और इसका जो है इंग्लिश में ट्रांसलेशन बन जाएगा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल या हैंडसम या अच्छा दिखने वाला, तो आप इनमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपका शब्द। अब अगला शब्द देखते हैं। तो अगला शब्द था हमारे पास भुगतान। तो भुगतान कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, भ में छोटा की मात्रा आएगी, और कुछ लोग यहाँ ग की जगह क लगा देते हैं, तो वो बिल्कुल गलत होगा। भुगतान होता है, भुगतान नहीं। तो आप इसका ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ग ही आएगा। तो इसका इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। तो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो बनेगा पेमेंट। पेमेंट। तो ये आपका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बन जाएगा। अब चलिए अगला शब्द देखते हैं। तो अगला शब्द होगा प्रफुल्लित। प्रफुल्लित। तो प्रफुल्लित कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, ये आधा ल है और ये ल है, इसमें छोटी की मात्रा आई है, और फ में छोटा हो की मात्रा आएगी, और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बन जाएगा चीयरफुल। चीयरफुल। कोई व्यक्ति अगर बहुत ही खुश है तो उसको प्रफुल्लित कहेंगे, ये इसका अर्थ बन जाएगा। अब चलिए अगला शब्द देखते हैं। तो अगला शब्द है हमारे पास भंगिमा। भंगिमा। तो भंगिमा कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, ग में छोटी की मात्रा आएगी और ये अम की बिंदी आएगी भ के ऊपर, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बन जाएगा जेस्चर। जेस्चर बन जाएगा अगर हम भंगिमा का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हमारे पास विनीत। विनीत। तो विनीत कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, व में पहले छोटा की मात्रा आएगी, फिर न में बड़ी की मात्रा आएगी, और इसका इंग्लिश में क्या अर्थ बन जाएगा, वो होगा डोसाइल। डोसाइल यानी शांत इंसान, ज्यादा ना बोलता है ना ज्यादा एग्रेसिव होता है, तो उसको डोसाइल कहेंगे आप, शांत इंसान को। तो ये विनीत का इंग्लिश में ट्रांसलेशन बन जाएगा। तो ये थे आपके कुछ शब्द। तो आपको सेशन पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को तो कर लीजिएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो का अंत। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।